नमस्कार। आज मैं आपको शक्ति के बारे में बताऊंगा, जो पावर होती है किसी राष्ट्र के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि शक्ति है क्या चीज और शक्ति क्यों चाहिए। विश्व राजनीति में आज के समय जिस प्रकार के राष्ट्रों के बीच तनाव चल रहे हैं, उसमें शक्ति एक महत्वपूर्ण तत्व है। और जो राष्ट्र जितना शक्तिशाली होगा, उसका अन्य राष्ट्रों पे मनोवैज्ञानिक और प्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ता है। और कोई देश अन्य सारी चीजें होने के बावजूद अगर उसने अपने पास शक्ति अर्जित नहीं की, वो शक्तिशाली नहीं है, उसके पास शक्ति नहीं है, तो उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतना महत्व नहीं है जितना शक्तिशाली राष्ट्रों का है। जिस प्रकार अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रूस और अन्य जो वर्तमान समय की स्थिति में चाइना और भारत भी लगातार इस ओर अग्रसर हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम शक्ति के आधार पर राष्ट्रों का वर्गीकरण देखते हैं। तो शक्ति के आधार पर 3-4 प्रकार के राष्ट्र हैं: शक्तिशाली तथा संतुष्ट राष्ट्र, शक्तिशाली तथा असंतुष्ट राष्ट्र, कमजोर तथा संतुष्ट राष्ट्र और कमजोर तथा असंतुष्ट राष्ट्र। आपने देखा होगा कि जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं और संतुष्ट भी हैं, उनमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रूस और जापान, इंग्लैंड आदि राष्ट्र आते हैं, जो कि आज विश्व में जिनके पास बहुत सारी शक्ति भी है, जो शक्तिशाली भी है, संपन्न देश भी है और अपने आप में विश्व व्यवस्था को लेकर संतुष्ट भी लगते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो ये प्रमुख देश जो है शक्तिशाली भी है और संतुष्ट भी है। दूसरा है शक्तिशाली तथा असंतुष्ट राष्ट्र। आपने देखा होगा वर्तमान समय की स्थिति को लेकर जो चाइना है वो शक्तिशाली राष्ट्र तो है और शक्ति उसके पास है, वो विभिन्न देशों को, अमेरिका जैसे राष्ट्र को तक टक्कर देने की स्थिति में आ रहा है लगातार, लेकिन वो विश्व व्यवस्था को लेकर संतुष्ट नहीं है। वो शक्तिशाली जरूर है लेकिन संतुष्ट नहीं है। वो विश्व की वर्तमान स्थिति को, वर्तमान व्यवस्था को देख में परिवर्तन चाहता है और परिवर्तन का इच्छुक है। अगला है कमजोर तथा संतुष्ट राष्ट्र। कई राष्ट्र ऐसे हैं जो कमजोर हैं लेकिन संतुष्ट है, जैसा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे ऐसे राष्ट्र हैं। वो भले कमजोर हैं, विश्व के हिसाब से अगर देखा जाए तो कमजोर अन्य देशों से बहुत पीछे हैं, लेकिन वो इस व्यवस्था से संतुष्ट हैं। उन्हें किसी भी इस ऐसी व्यवस्था से कोई खतरा नहीं लग रहा है। और चौथा है कमजोर तथा असंतुष्ट। एशिया और अफ्रीका के जितने भी देश हैं वो दोनों प्रकार के हैं, वो कमजोर भी हैं और असंतुष्ट राष्ट्र भी हैं। वो आज के देश में अपने शक्ति के आधार पर भी कमजोर स्थिति में हैं और विश्व व्यवस्था के हिसाब से भी वो परिवर्तन चाहते हैं। तो इस प्रकार शक्ति के आधार पर राष्ट्रों का वर्गीकरण 4 प्रकार से। अब मार्गन उन्होंने शक्ति के 3 प्रतिमान बताए हैं। उन्होंने कहा कि जो शक्ति के प्रतिमान है वो 3 है। नंबर 1 है तटस्थता की नीति। आपने देखा होगा कई देश के हैं तटस्थ रहते हैं, वो विश्व व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं नहीं देते, अपने आप में ये चाहते हैं कि हम भले बने रहें, सबके साथ एक समान नीति अपनाते हैं। वो किसी भी प्रकार का किसी की उसमें क्या है दखल अंदाजी भी नहीं करते हैं और किसी प्रकार का बयानबाजी भी नहीं करते हैं। तो वो है तटस्थ, वो बिल्कुल तटस्थ है, उनका किसी से कोई ज्यादा लेना देना नहीं रहता। एक है साम्राज्यवादी नीति। उसमें हम देखते हैं तो आज के देश में जब चाइना है तो चाइना साम्राज्यवादी नीति का पालन करता है। वो चाहता है कि मेरे अंतर्गत विभिन्न राष्ट्र आए, विभिन्न राष्ट्रों का मैं अतिक्रमण करके, विभिन्न क्षेत्रों का अतिक्रमण करके अपना विस्तार करूं, अपना विस्तारवादी नीति को अपनाते हुए वो क्या है विश्व में इस तरह का लक्ष्य हासिल करना चाहता है। और तीसरा है प्रतिष्ठा की नीति। कई ऐसे राष्ट्र हैं जो विश्व बिरादरी में केवल प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे हैं। प्रतिष्ठा, वो चाहते हैं कि मेरा देश है विश्व में महान बने, मेरी प्रतिष्ठा उजागर रही और सब मेरी प्रतिष्ठा की जय जयकारा करें। तो कहीं क्या है इनके प्रतिमान इस नीतियों पे काम कर रहे हैं, प्रतिष्ठा को लेकर, अपनी प्रतिष्ठा को लेकर ही कार्य करते हैं। अब सबसे पहले है कि शक्ति की क्या स्रोत है। तो शक्ति के स्रोत हैं, एक तो है कानूनी और एक है गैर कानूनी। आपने देखा होगा विभिन्न राष्ट्रों को जो सरकार को जो शक्ति दी गई है वो कानूनी आधार पर दी जाती है। संविधान के अंतर्गत उनको शक्तियां दी जाती हैं और उस शक्ति का प्रयोग वो क्या करते हैं अपने राष्ट्र के विकास में करते हैं, अपने राष्ट्र के उत्थान में करते हैं, उनके नीति निर्धारण में करते हैं और जो कानूनी तौर से उसी के आधार पर उसका
पालन करवाते भी हैं और करते भी हैं। अगर कानून निर्माण होता है तो उसी के आधार उन शक्तियों को हमने क्या है अपने सांसदों को चुना और उनको कहा है कि आप कानून बनाएं जिससे क्या है राष्ट्र का विकास हो, वहां की जनता का विकास होगा और उनका पालन हम स्वयं भी करेंगे। ये एक होता है गैर कानूनी। अब शक्ति क्या है आतंकवादियों के पास भी है, शक्ति क्या है दाऊद इब्राहिम के पास भी है, जिससे क्या पुलिस डरते, सरकारें तक डरती हैं। ये सारे जो आतंकवादी है वो तो आप देखते हैं उनके पास कितनी शक्ति है, लेकिन वो शक्ति क्या है कानूनी नहीं है, वो गैर कानूनी है और वो उसका इस्तेमाल भी गैर कानूनी तरीके से करते हैं। वो किसी के विकास को लेकर उस शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि गैर कानूनी तरीके से मानवता के खिलाफ, मनुष्य के खिलाफ और मानवीय गुणों के खिलाफ उनकी शक्ति है और उनका वो इस्तेमाल करती है। एक शक्ति का क्या है लीगल मतलब कानूनी स्रोत है और उसके आधार पर वो कानून के अंतर्गत कार्य करते हुए लोगों के विकास मानवीय विकास के लिए तत्पर है। ये का क्या है गैर कानूनी तरीके से उन्होंने शक्तियां अर्जित की हैं और उसके आधार पर वो मानवता के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। अब क्या है शक्ति के जो तत्व है, मतलब किस किस आधार पे हम देश को शक्तिशाली बना सकते हैं, शक्तिशाली कह सकते हैं, उनके क्या क्या तत्व। एक तो है भौगोलिक तत्व। किसी भी देश का भूगोल वो किस आधार पे ये किस प्रकार का है, उस क्या है शक्ति को बढ़ाने में, इस शक्ति अर्जित करने में शक्ति के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। इसलिए भूभाग का होना बहुत जरूरी है। वो भूभाग किस प्रकार का है, किस प्रकार के वहाँ समस्याएं या किस प्रकार की वहाँ आवश्यकताएं या किस प्रकार वो देश के विकास में महत्व शक्ति में बढ़ाने में कार्य कर सकता है, वो उसके भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कार्य करता है। अगला है आकार। आकार क्या कितना बड़ा आकार। आपने देखा होगा कि अमेरिका और रूस जो है मानवीयता के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर छोटे हैं, लेकिन क्या है आकार में बड़े होने के कारण वो क्या है यानी आकार बड़ा होगा तो संसाधन भी बहुत ज्यादा होंगे, आकार छोटा होगा तो संसाधन कम होंगे। तो आकार के आधार पे क्या है उन देशों की क्या है सीमाएं बहुत बड़ी हैं, बहुत ज्यादा क्षेत्रफल है, उस क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं जो कि राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। आपने देखा होगा जल, जंगल, जमीन, खनिज पदार्थ, विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, वो प्राकृतिक संसाधन किसी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए ये भौगोलिक तत्व आकार और प्राकृतिक संसाधन भी, और प्राकृतिक संसाधन भी भौगोलिक और आकार की दृष्टि में वहां की स्थिति को देखते हुए उनके महत्व को समझा जा सकता है। जल क्या अपने आप में बहुत बड़ा संसाधन, जिनसे विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियां चलती हैं, पीने के लिए हुई सिंचाई के साधन होते हैं, उनमें जो पानी के जहाज हैं वो चलते हैं, आवागमन के साधन है, व्यापार के साधन है, ये सारी चीजें क्या है जल में प्राकृतिक संसाधन है। पेड़ हैं, पौधे हैं, ये सारी चीजें क्या करते हैं जहाँ ऑक्सीजन देते हैं वहीं कई प्रकार की जो रॉ मटेरियल है उद्योगों के लिए वो हमको प्राप्त होता है। जमीन है, जमीन होगी तभी तो हम क्या है उसमें खेती करेंगे, उसमें उद्योग लगाएंगे, विभिन्न प्रकार की चीजें उसी के आधार पर लगाई जाती हैं। उसके अलावा खनिज पदार्थ हैं, आपने देखा होगा अरब देश केवल क्या है पेट्रोलियम पदार्थ उसके के मामले में बहुत ज्यादा है और उसी से वो धनी बनेंगे। जनसंख्या, जनसंख्या का बहुत बड़ा रोल है। जनसंख्या क्या है, जनसंख्या का यहाँ पे थोड़ा सा हम ये लगाएं कि जनसंख्या का भी एक सीमित आधार पे भी होना चाहिए और भौगोलिक आधार पे भी होना चाहिए। किसी देश का भौगोलिक क्षेत्रफल अगर कम है और जनसंख्या अधिक है तो वहां कई प्रकार की परेशानियां आ सकती है, यानी उद्योग नहीं लग सकते, रहने के लिए अच्छी उचित व्यवस्था नहीं हो सकती, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती, और किसी के क्षेत्रफल अधिक और जनसंख्या बिल्कुल कम है तो उनके लिए भी उसकी सुरक्षा को लेकर भी बड़ी मुश्किल हो। लेकिन जनसंख्या का एक अनुपात के रूप में ज्यादा होना अच्छी बात है, क्योंकि मानव संसाधन हर चीज में, ये जितनी चीजें आएंगी, जितनी चीजें मानव संसाधन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जितनी जनसंख्या ज्यादा होगी, वो युवा होगी, वो उतनी ज्यादा क्या है उसकी कार्य क्षमता होगी, कार्य करेंगे और वो क्या है देश के विकास में अपनी भूमिका निभाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो जनसंख्या है ये अलग अलग देशों पर निर्भर करते हैं कि वो देश किस आकार के हैं, उनकी जनसंख्या क्या है। औद्योगिक क्षमता, उद्योग किसी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आपने देखा होगा कि भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, क्षेत्रफल उतना नहीं है, उद्योग लगाए नहीं जा सकते, उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर है। अमेरिका, रूस, फ्रांस के जो देश हैं उनके पास क्या है औद्योगिक क्षमता है। औद्योगिक क्षेत्र क्षमता के आधार पर विभिन्न प्रकार के उद्योग में विभिन्न प्रकार के हथियारों, विभिन्न प्रकार की चीजों को, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और जो विश्व बाजार में क्या है बेचे जाते हैं, जिसके आधार पर वो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं।
और इस मजबूती के कारण क्या है, वो देश क्या है, शक्तिशाली भी। मतलब शक्ति के लिए ये सारे तत्वों का होना कितना जरूरी है आप समझ। तकनीकी ज्ञान, जितना जिस देश का जनसंख्या पढ़ी लिखी होगी, टेक्निकल होगी, तकनीकी आती होगी, और वो तकनीकी के विकास पे क्या है, वो तकनीकी के ज्ञान पे वो विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, विभिन्न चीज बनाएंगे। उनका उत्पादन करने के कारण क्या है, औद्योगिक क्षमता बढ़ेगी, उद्योग बढ़ेंगे, उद्योग क्षमता बढ़ने से उनका सामान बनेगा और सामान क्या है, विश्व बाजार में बिकेगा। सैनिक क्षमता, यानी सैनिक क्षमता भी बहुत डिपेंड करती है, क्योंकि सुरक्षा के लिए, किसी देश की सुरक्षा के लिए सैनिक बहुत आवश्यक है, और सैनिकों के द्वारा ही दूसरे देशों पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव डाला जा सकता है। और वो अपनी सैनिक क्षमता अगर अधिक है तो वो अपनी सीमाओं को सुरक्षित रख सकती है, और सैनिक क्षमता के कारण ही दूसरे देशों पर भी प्रभाव डाला जा सकता है, जो कि क्या है, शक्ति के बढ़ाने का तत्व है। विचारधारा, आपने देखा होगा विभिन्न देश क्या है, अगर हम एक देश के अंतर्गत विचारधारा को लेकर कोई टकराव न हो और वो एकता के उसमें पिरोए गए हों, तो वो उतना शक्तिशाली होता है। फिर क्या है, विभिन्न विचारधारा के देश जो है एक दूसरे का समर्थन भी करते हैं, यानी एक विचारधारा जिनका जिस देश की विचारधारा से मेल हो या मिलती हो, वो उस देश का समर्थन करता है, उस देश का सहयोग करता है, और इस प्रकार विश्व स्तर पर विचारधारा का भी महत्व है। मनोबल, जिस देश के युवाओं का, जिस देश के लोगों का मनोबल ऊंचा होगा या सेना का मनोबल ऊंचा है, तो वो काफी कुछ अपनी जंग को वैसे मनोबल के आधार पर लड़ सकते हैं। यहाँ पे जब हम मनोबल की बात करते हैं, अधिक सेना का होना जरूरी नहीं है, यद्यपि सेना होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं अधिक सेना है और उनका मनोबल ऊंचा नहीं है। सेना कम है, उनका मनोबल ऊंचा है। जैसे क्या विश्व में आज इजराइल है, इजराइल की सेना का मनोबल बहुत ऊंचा है, और वो किसी भी स्तर से अपनी कार्रवाई करने के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए मरने के लिए तैयार रहती है, और उसका मनोबल इतना ऊंचा है कि वहां क्या है, कोई पड़ोसी देश उस पर एकाएक आक्रमण करने की स्थिति में नहीं है और नहीं कर सकते, जबकि वो देश बहुत छोटा देश है। राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत डिपेंड करता है। जिस देश का राष्ट्रीय नेतृत्व जिस तरह का होगा, कर्मठ, मनोबल में ऊंचा, प्रोत्साहित करने वाला, वो देश उतनी क्षमतावान होगा। जैसा कि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो भारत के पास ऐसा नेतृत्व है जिसने पूरे विश्व में अपनी धाक जमाई है, और विश्व स्तर पर आज क्या है, विभिन्न लोग या विभिन्न देश उसका पक्ष करते हैं और उसका महत्व को मानते हैं। अभी वर्तमान समय की जो समस्या को लेकर आपने देखा हो, जो कोरोना की समस्या है, विभिन्न देश जो हैं, जो देश विश्व की महाशक्तियां, वो क्या है, भारत से सहयोग मांग रही हैं, और भारत उसका सहयोग कर रहा है। वो क्योंकि वो चाहता है विश्व, क्योंकि भारत जो है विश्व कुटुंबकम की नीति पर चलता है, इसलिए विश्व शांति के लिए, ये मानवीय लोगों के विकास के लिए, मानवीय लोगों के उत्थान के लिए वो हर प्रयास को आगे लेकर चलता है। इसीलिए वर्तमान समय के नेतृत्व हो या वर्तमान समय की जो रणनीति है, उसको लेकर क्या है, विश्व भारत की क्या है, भारत का क्या है, भारत को लेकर एक मतलब इस तरह की, भारत के प्रति उनका इस तरह सम्मान है कि वो एक विश्व स्तर पर क्या है, एक नेतृत्व दे सकता है। कूटनीति की क्षमता, यानी शांति काल में भी और युद्ध काल में भी कूटनीति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका करती है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने जो है भारत को, जब हम स्वतंत्र हुए तभी से परेशान करके रखा है, लेकिन वर्तमान समय की कूटनीति, वर्तमान समय जो हमारे नेतृत्व है, उसने ऐसी कूटनीति बनाई है कि आज पाकिस्तान को उसने अलग थलग कर दिया। यहां तक कि जो अमेरिका उसका सहयोगी देश था, जो अमेरिका पाकिस्तान के बिना चल ही नहीं पा रहा था, उस अमेरिका ने तक उसको क्या है, छोड़ दिया है। और छोड़ने के बाद क्या है, आज क्या है, पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया, क्योंकि पाकिस्तान क्या है, एक आतंकवादी देश है, आतंकवाद को प्रोत्साहन देता है, आतंकवाद को समर्थन देता है। इसलिए पाकिस्तान, भारत ने क्या है, एक नीति अपनाई और उसको कूटनीति के आधार पर अलग थलग कर दिया। तो शक्ति क्या है, आज विश्व स्तर पर शक्ति का बड़ा महत्व है, और जो देश जितना शक्तिशाली है उसका विश्व पर उतना अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र के लिए शक्ति एक महत्वपूर्ण तत्व है, और शक्ति को अर्जित करने के लिए विभिन्न राष्ट्र विभिन्न तरीके अपनाते रहते हैं। धन्यवाद।